हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एसटीडी पर। ठीक है, आज हम आपको क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताने वाले हैं, जो कि यूपी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए हमने आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में और जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपकी यूपी बोर्ड में आने के लिए सबसे ज़्यादा संभावना रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या आते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इसकी परिभाषा तो अवश्य पूछता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा बहुत ही ज़्यादा पूछता है। ठीक है, कि रासायनिक अपक्रिया क्या होते हैं, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार भी बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि रासायनिक अपक्रिया होता क्या है। यहाँ पर हम आपको इसकी डिफिनेशन बता देंगे, आप इसकी डिफिनेशन लिख लो, अन्यथा लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो हो सकती है। ठीक है, तो लिखिए रासायनिक अपक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ या फिर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। इसको समझने के लिए भाइयों क्या करेंगे, हम चावल लेंगे। क्या करेंगे? इसको समझने के लिए चावल लेंगे और हम इसको पानी लेंगे। चावल लेंगे और पानी लेंगे और इसको हम हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो ये क्या बन जाता है? भात बन जाता है। मतलब देखो यहाँ पर क्या बना, एक नया पदार्थ बना। अभी हमने चावल लिया, जो आपको पता है चावल ठोस होता है, पानी आपका द्रव होता है। हमने ठोस और द्रव को आपस में मिलाया। ठीक है, चावल और पानी को आपस में मिलाया, ये मिलकर नया पदार्थ क्या बना दिया? भात बना दिया। क्या बना दिया? भात बना दिया। तो यहाँ पर और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सोडियम लिया प्लस यहाँ पर हमने क्लोरीन लिया। क्या लिया? यहाँ पर हम सोडियम लिया और यहाँ पर क्लोरीन लिया। ये अपक्रिया की और इसने क्या बना दिया? Na और Cl को बना दिया। Na और Cl को बना दिया। ठीक है, तो जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। अब रासायनिक अपक्रिया के भाग क्या होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसको क्या कहते हो? अभिकारक कहते हो। क्या कहते हो? अभिकारक कहते हैं। और इसको जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हो? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जो आपका इधर का भाग होता है कारक होता है, और जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हो? उत्पाद कहते हो। ठीक है, चलिए, और जो यहाँ पर आपके चिन्ह दर्शाए जाते हैं उसको आप उत्प्रेरक करते हो। क्या कहते हो? उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपसे अभिकारक के बारे में पूछे तो लिख लीजिएगा कि रासायनिक अपक्रिया का वह भाग जो रासायनिक अपक्रिया में प्रथम चरण पर भाग लेता है। क्या करता है? प्रथम चरण पर होता है, उसे हम अभिकारक कहते हैं। अगर उत्पाद की परिभाषा पूछे तो लिख देना कि रासायनिक अपक्रिया का वह भाग जो अभिकारक से की गई अपक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। रासायनिक अपक्रिया का वह भाग जो अभिकारक से प्राप्त नया पदार्थ होता है, उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो हमने आपको अभिकारक और उत्पाद की भी परिभाषा बता दी और रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा भी बता दी। ठीक है, अब हम रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक अपक्रिया 4 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहले नंबर की क्या होती है? जो नंबर 1 होता है, आपको पता होना चाहिए संयोजन अपक्रिया होती है। क्या? संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, नंबर 1 संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया। ठीक है, इसकी भी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, बहुत ही छोटी सी है, बहुत आसान है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, क्या करते हैं? एकल नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, एकल मतलब सिंगल उत्पाद बनाएगा, उसको संयोजन कहोगे। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल नया उत्पाद बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 2 अभिकारक क्या हो रहे हैं? यहाँ पर 2 अभिकारक आपको मिल रहे हैं और ये 2 अभिकारक मिलकर क्या कर रहे हैं? एक एकल नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं।
तो अपकारक मिलकर क्या कर रहे हैं, एकल नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया करते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप चावल लेते हो और प्लस आप पानी लेते हो, जो कि अभी आप समझाया था, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एकल नया उत्पाद क्या बना रहे हैं, भात बना रहे हैं। तो जब भी आपकी संयोजन अपक्रिया की बात आए तो संयोजन अपक्रिया में लिखना आप कि जब दो या दो से अधिक अपकारक, जब दो या दो से अधिक अपकारक मिलकर एकल नया उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पर एक चीज और आपको होना चाहिए, जो नंबर 1 में एमसीक्यूज आते हैं, क्या आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। इसमें क्या पूछ सकता है कि निम्नलिखित अपक्रिया को पहचानिए, मतलब कि आपको अपक्रिया देगा और पूछेगा आपसे कि ये कौन सी अपक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है। तो आप ध्यान रखना कि जब भी आपको इस फॉर्मेट में लिखा हो, क्या हो, इस फॉर्मेट में लिखा हो, तो संयोजन अपक्रिया पर टिक लगाना। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो जब भी आपको इस फॉर्मेट में लिखा हो, कहीं पर आपको दो लोग अलग अलग बिछड़े मिले, दो अलग अलग बिछड़े मिले और वो बिछड़े लोग क्या हो जाए, आपस में मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, आपस में मिल जाएं। तुमको दो बिछड़े लोग अगर आपस में मिलते हुए दिखे तो उसको संयोजन अपक्रिया कर देना। क्या कर देना, संयोजन, क्योंकि संयोजन हमेशा सहयोग कर देता है। ठीक है, उनका संयोगन बना देता है, संयोजन बना देता है। दूसरी चीज, जब हम दूसरी बात करेंगे, दूसरी रासायनिक अपक्रिया प्रकार की बात करेंगे, तो उसको क्या होता है, वो कौन सा होता है टाइप, वो होता है आपका वियोजन या अपघटन अपक्रिया। कौन सी, वियोजन या अपघटन अपक्रिया। चलिए देखते हैं कि वियोजन अपक्रिया क्या होती है। ठीक है, वियोजन या अपघटन अपक्रिया। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, इसकी भी परिभाषा बहुत ही आसान है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, जब एकल अभिकारक, जब एकल अभिकारक विघटित होकर, जब एकल अभिकारक विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, जब एकल अभिकारक विघटित होकर या फिर अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल हम ले, इसका अगर एग्जाम्पल ले तो यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि सोडियम और क्लोराइड है, क्या है, सोडियम क्लोराइड है, और ये अपघटित होकर क्या कर दे, Na+Cl कर दे, Na+ क्लोरीन कर दे। ठीक है, Na+Cl, या फिर यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये बनकर क्या हो जाए, टूटकर विघटित होकर क्या हो जाए, Mg+O हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पहचान, सबसे पहले इसकी भी पहचान याद रखना कि होता क्या है कि जब कोई एक जोड़ा हो और उसका वियोग हो जाए, मतलब वो टूट जाए, तुमको टूटता नजर आए। ठीक है, आपको टूटता नजर आए, जब यहाँ पर एक कोई लोग हो और वो लोग क्या हो जाए, आपस में टूट जाए, आपस में टूट जाए, तो ये वियोजन अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। तो जब आपसे पूछे कि निम्नलिखित अपक्रिया को पहचानिए, तो आप क्या करोगे, वियोजन अपक्रिया की पहचान लिखोगे। चलिए, इसको क्या कहते हो, वियोजन अपक्रिया कहते हो। ठीक है, वियोजन अपघटन अपक्रिया कहते हो। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, लेकिन एक चीज उससे पहले क्या देखते हैं कि वियोजन अपक्रिया के प्रकार भी होते हैं। क्या होते हैं, वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार से होती है। पहली तो ऊष्मा की उपस्थिति में, दूसरी विद्युत के उपस्थिति में, और तीसरी प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, आपको तीनों प्रकार आने चाहिए। ठीक है, तो वियोजन अपक्रिया के हम प्रकार देखते हैं, कितने प्रकार का होता है। वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहली प्रकाशीय, क्या होता है जी, प्रकाशीय अपघटन लिख सकते हो, क्या कहते हो, प्रकाशीय अपघटन। नंबर 2 पर आते हैं विद्युत अपघटन, क्या होता है, विद्युत अपघटन। नंबर 3 पर आता है आपका ऊष्मीय अपघटन। कौन सा, ऊष्मीय अपघटन। ठीक है बच्चों, चलो, ये होता क्या है कि अपक्रिया तो यही होगी। ठीक है, अपक्रिया यही रहती है, आपकी पहचान भी इसी तरह होती है, लेकिन अगर इसकी परिभाषा अगर बात करें तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जो प्रकाश के उपस्थिति में अपघटित होती हैं, प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। वे अपक्रियाएं जो विद्युत के उपस्थिति में अपघटित होती है, विद्युत अपघटन कहलाता है। वे अपक्रियाएं जो ऊष्मा के उपस्थिति में अपघटित होती है, उनको ऊष्मीय अपक्रियाएं कहलाते हैं। कोई दिक्कत, चलिए, इसको आपको क्लियर हो गया होगा कि ऊष्मीय, प्रकाशीय और विद्युत अपघटन अपक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, कैसे इनको लिखते हैं, और वियोजन और अपघटन अपक्रिया के बारे में जान गए होंगे और इसके प्रकार को पहचान गए होंगे। ठीक है, अब हम इसके बाहर आते हैं, तो इसका नंबर है तीसरे का। ठीक है, कौन सी, तीसरे प्रकार का नंबर है। अब देखते हैं तीसरे प्रकार की कौन सी होती है।
तीसरा टाइप का होता है विस्थापन अपक्रिया। कौन सी? विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन अपक्रिया अगर आपको पहचानना है, ठीक है, अगर विस्थापन अपक्रिया आपको पहचानना है तो देखिए यहां पर लिखा है नंबर 3 विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, चलिए यहां पर आपको याद होनी चाहिए आपकी सक्रियता श्रेणी। क्या याद होनी चाहिए? सक्रियता श्रेणी। क्या होता है कि अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। ठीक है, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर दे तो विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं कि हमारा पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है और यहाँ पर हमने एल्युमिनियम सल्फेट को रख दिया। किसको रख दिया? एल्युमिनियम सल्फेट को रख दिया। और इसकी अपक्रिया जब हमने कराई तो ये पोटेशियम सल्फेट बना देगा और प्लस आपको क्या कर देगा? एल्युमिनियम को हटा देगा। वो कहते हैं ना कि दूसरे के घर में टांग अड़ाना वाले, ठीक है, जो बाहुबली होता है वही दूसरे पर कब्जा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेशियम बाहुबली है और क्रियाशील तत्व है और एल्युमिनियम को हटाकर इसकी जगह पर अपना स्थान बैठा लिया। ठीक है, तो जब तुमको कभी भी इस प्रकार का आपको फॉर्मेट मिले, किसी अपक्रिया का इस प्रकार का फॉर्मेट मिले और आपको इसके स्थान पर कोई दूसरा क्रियाशील वाला तत्व मिलता रहे तो आप कौन सी विस्थापन अपक्रिया पहचानोगे? कौन सी अपक्रिया पहचानोगे? विस्थापन अपक्रिया पहचानोगे। ठीक है, जैसे हम दूसरा यहाँ पर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या किया हमने AU को लिया और प्लस यहाँ पर Ag सल्फेट मतलब सिल्वर सल्फेट को लिया। ठीक है, क्या ये अपक्रिया संभव है? यदि आपको याद होगा कि सबसे क्रियाशील तत्व पोटेशियम होता है और सबसे कमजोर तत्व आपका AU यानी गोल्ड होता है। ठीक है, तो ये अपक्रिया होगी ही नहीं। ठीक है, अपक्रिया होगी नहीं, इसलिए आप लोग सक्रिय श्रेणी जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद और देखते हैं, एक और आपको देखते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया पोटेशियम दे दिया प्लस कॉपर सल्फेट दे दिया, फिर कॉपर क्लोराइड दे दिया। ठीक है, इसकी अपक्रिया करोगे तो आप क्या बना दोगे? पोटेशियम क्लोराइड बना दोगे प्लस कॉपर को विस्थापित कर दोगे। कॉपर को क्या कर दोगे? विस्थापित कर दोगे। इसको हम क्या कहेंगे? विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसका नंबर 4 आता है। नंबर 4 पे क्या है? द्विविस्थापन अपक्रिया। नंबर 4 पे क्या है? द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक है, जिसमें दो लोग आपस में घर बदल लेते हैं। ठीक है, उसको द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। नंबर 4 द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक है, ये अपक्रिया जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, ये अपक्रिया करेगा और बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम क्लोराइड। अपक्रिया इसने की तो कैल्शियम क्लोराइड बनाया प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया। जैसा कि अभी हमने बताया था कि पड़ोसी का घर पड़ोसी में ज़्यादा अच्छा लगता है, वही लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जो कैल्शियम है ये ज़्यादा है क्रियाशील और एल्युमिनियम कम क्रियाशील है, लेकिन दोनों को क्या है? प्रॉपर्टी एक ही है। प्रॉपर्टी क्या है? एक है। तो इस कैल्शियम ने कहा तुम हटो हम तुम्हारे घर जाएंगे, और एल्युमिनियम ने कहा अगर तुम हमारे घर आए हो तो हम तुम्हारे घर जाएंगे। तो यहाँ पर कैल्शियम का क्या मैटर हुआ? कैल्शियम के साथ क्लोरीन आ गया और एल्युमिनियम के साथ हाइड्रोक्साइड आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये अगर आपको इस तरह का फॉर्मेट मिले तो यदि आपसे द्विविस्थापन की अपक्रिया पूछे कि इसको पहचानिए तो आप द्विविस्थापन अपक्रिया इसी तरह पहचानोगे, टिक लगाओगे। ठीक है, ये आपका 1 नंबर और 4 नंबर में पूछते हैं। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम कुछ और परिभाषाओं की देखते हैं जना, जो कि मेन होती हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए संक्षारण किसे कहते हैं। ये परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके पेपर में आती रहती है हमेशा। तो सबसे पहले हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता, गंधिता किसे कहते हैं? जरा इसको आप पढ़ लीजिए और लिख लीजिए। इसकी परिभाषा जरा लिखिए।
जब कोई वसायुक्त या खाद्य तेली पदार्थ, जब कोई वसायुक्त या खाद्य तेली पदार्थ, ठीक है, को लंबे समय तक रखने पर उसके गंध या स्वाद में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है, उसको कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, जब कोई खाद्य या तेली पदार्थ को लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद में या गंध में परिवर्तन आ जाता है, उसको विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं संक्षारण किसे कहते हैं। क्या देखते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए संक्षारण की परिभाषा जरा लिख लीजिए कि जब कोई धातु, नमी, वायु और जल आदि के संपर्क में आने पर धातु धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, इसी को क्या कहते हो, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जब कोई धातु, नमी, वायु और पानी आदि के संपर्क में आने पर धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, उसी को संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जैसे चांदी का काला होना, क्या, चांदी का काला होना। ठीक है, दूसरी चीज देख सकते हैं लोहे पर क्या होता है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, इनको आप अच्छे से लिख लीजिए और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 इसी में से आएगा और इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। ठीक है, इसी तरह के और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें। ठीक है, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अपक्रिया और है, आपको पता होना चाहिए, एक उपचयन होता है। क्या होता है, उपचयन होता है, और उसी उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि ऑक्सीकरण क्या होता है, उपचयन क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण और उपचयन एक ही होता है। ठीक है, अगर आपसे उपचयन पूछे या फिर ऑक्सीकरण पूछे तो एक ही बताना। ठीक है, इसकी परिभाषा जरा लिखिए, बहुत ही छोटी सी है कि जब किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ठीक है, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, तो यह क्या कहलाती है, अपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आता है अपचयन। क्या होता है, अपचयन। अपचयन में क्या होता है, बस इसी का उल्टा होता है और सेम ही इसकी परिभाषा रहती है। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में, क्या लिखोगे, अपचयन में लिखना, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन का योग, किसका, हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, किसका, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसको क्या कहते हो, अपचयन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हो, अपचयन कहते हैं। तो अपचयन और उपचयन, उपचयन और अपचयन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहते हैं और अपचयन को हाइड्रोजन का योग कहते हैं। ठीक है, तो इन परिभाषाओं को आप नोट कर लीजिए और इनको मेमोराइज करके याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने का नियम। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने का नियम। तो चलिए आइए उसको देखते हैं और संतुलित करने का बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि कैसे संतुलित करते हैं। अभी तक आपको जितनी भी डिफिनेशंस बताई हैं, बस इन्हीं डिफिनेशंस में से और कोई डिफिनेशन आने की संभावना नहीं रहती है। इन जो डिफिनेशंस बताए हैं, ये 95% की संभावना है कि पहले चैप्टर से इतनी ही परिभाषाएं पूछ सकता है, इससे बाहर की परिभाषाएं नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, अभी चेक करते हैं और इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ रासायनिक अपक्रिया दी गई है। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं कि कैसे बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करना आपको लगभग 4 आपकी रिएक्शंस होती है और 4 नंबर का आपका फिक्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि BaCl2 + H2SO4, इसको संतुलित करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि रासायनिक समीकरण के लिखना आपको आना चाहिए। क्या आना, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है तथा उसको समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, उसका कुछ नियम होता है। ठीक है, तो देखते हैं रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, यदि कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो आपको पता है उसका प्रथम भाग अपकारक होता है और द्वितीय भाग क्या होता है,
आपका उत्पाद होता है। ठीक है, प्रथम भाग अपकारक तथा द्वितीय भाग उत्पाद होता है। अपकारक व उत्पाद के बीच में एक तीर का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, फिर लिखना कि जो अभिकारक होता है, जब दो पदार्थ होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक प्लस का चिन्ह होता है तथा आपके राइट हैंड साइड आरएचएस की तरफ आपका उत्पाद होता है। ठीक है, तो यही आपको लिखना है रासायनिक समीकरण में। अब इसके बाद हम चलते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, देखो आपको किताब में बताया गया होगा कि पहले इसका खाना बनाओ, फिर ये करो, फिर वो करो। हमको जबकि पता रहता है कि जो तत्व इधर है वही तत्व आपका इधर भी पाया जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर बेरियम का 1 है, इधर देखते हैं बेरियम का 1 है, कितना है, 1 है और 1 है। फिर देखते हैं क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो इधर क्लोरीन हमको कितना करना है, 2 करना है। अच्छा, 2 करने के लिए हमको यहाँ पर 2 लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इसके साथ जब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को भी एक बार देख लेंगे कि क्या करना है। यहाँ पर देखा हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो इससे आपका 2 क्लोरीन भी हो गया और 2 हाइड्रोजन भी हो गया। यहाँ पर भी 2 क्लोरीन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। सल्फर आपका 1 है, ऑक्सीजन आपका 4 है, तो इसका मतलब सल्फर 1 है, ऑक्सीजन आपका 4 है। संतुलित अपक्रिया क्या हो गई, अपक्रिया संतुलित। ठीक है, कुल मिला के फिर से देखो, एक बार फिर से समझ लो कि जब भी आपको संतुलित करने के लिए दे तो ना खाना बनाने हैं, ना कुछ करना है, ना आपको कोई चीज देखनी है, बस देखना है इसके कौन कितने तत्व इधर है, कितने तत्व उधर है। बेरिलियम 1 है, बेरिलियम 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, कितना था, 1 है। फिर देखते हैं कि यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है, तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन का मतलब ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 सल्फर और 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, मतलब कि संतुलित अपक्रिया। ठीक है, इसी तरह देखते हैं इसको, यहाँ पर हाइड्रोजन काउंट करो जरा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे आपके, 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। इधर काउंट करो, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, मतलब कमी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आपके 2 ये हो गए और 2 ये, कितना हो गया हाइड्रोजन, 4। और यहाँ पर 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कितने हो गए, 4। ठीक है, मतलब ये क्लियर। अब हम नाइट्रोजन की बारी, तो नाइट्रोजन देखते हैं, यहाँ पर 1 है अभिकारक में और इसमें कितने हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो हमने 2 से गुणा किया, इसका मतलब 2 इसका संतुलित है और इसका भी 2 संतुलित है। फिर ऑक्सीजन को देखते हैं कि 2 तियां 6 होता है, कितना, 2 तियां 6 होता है और यहाँ पर 2 है, तो 6 2 कितना हो गया, 8। तो ऑक्सीजन कितना है आपका, 8 है। ऑक्सीजन कितना है, 8 है। इधर चेक करेंगे, इधर आपका 2 है और प्लस यहाँ पर कितना है, 2, 4 हो गया, कितना है, 4 है। सॉरी, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा और प्लस 2 इधर है, 8 है, मतलब कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना, 8 है। फिर देखते हैं कैल्शियम यहाँ पर 1 है और कैल्शियम यहाँ पर 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन को हो ही गया, हाइड्रोजन को हो गया, इसका मतलब यह अपक्रिया भी संतुलित। तो ये संतुलित अपक्रिया लिखोगे, क्या करोगे, लिखोगे बराबर करके 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, कराओगे अपक्रिया CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O, ये आपकी क्या हो बन गई, संतुलित अपक्रिया बन गई। क्या बन गई, संतुलित अपक्रिया बन गई। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपके लिए एक होमवर्क ये है कि NaOH प्लस H2SO4 अपक्रिया करता है Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, H2O, ये अपक्रिया आपको संतुलित कर कमेंट बॉक्स में पिन करनी है। ठीक है, तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,